नमस्कार साथियों, मैं अनुज कुमार भड़ाना एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर कि एक लंबे समय के बाद हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो पहले ऑफलाइन कॉलेजेस के माध्यम से अपनी एजुकेशन एनर्जी का प्रसार करते रहे हैं। अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों तक जानकारी और एजुकेशन की जो एक स्टेबिलिटी है उसको पहुंचाएंगे। इसी कड़ी में आज के जो विषय है हमारा वो है पैट 2025, यूपी पैट 2025। अब कुछ बच्चों की स्थिति ऐसी है जो अभी 12th किए हैं या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम अभी गवर्नमेंट जॉब के एलिजिबल नहीं हैं। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यूपी सरकार के द्वारा ये पैट का एग्जाम होता है जिसमें अहर्ता जो रखी गई है वो केवल 10th पास है। कितनी है? 10th पास है। और इसकी एज का जो क्राइटेरिया है वो 18 से 40 वर्ष है और लास्ट में आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, ये इसकी अहर्ता है। बट कई बार हमारे सामने ये विषय आता है या स्टूडेंट का एक क्वेश्चन रहता है कि सर पैट के एग्जाम से मिलेगा क्या, ये है क्या? दरअसल में ये एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। जैसे आपने अपने बड़े भाई बहन के विषय में सुना होगा कि वो एग्जाम देते हैं नेट का, सीटेट का। ऐसे ही ये कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए पैट का एग्जाम है। तो इसकी नेचर कैसी है? क्वालिफाइंग नेचर है और इसमें आपको एक स्कोर कार्ड प्राप्त होता है। उसकी वैलिडिटी लगभग 3 साल होती है। लेकिन होता क्या है, मान लो इस वैलिड रीजन में यदि दूसरी बार पैट होता है तो आप कौन से कार्ड को यूज करेंगे ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि होता यह है, मान लो इस कार्ड में आपके इस जो स्कोर कार्ड है इसमें आपके नंबर आते हैं 55। जो दूसरा कार्ड वो होगा, स्कोर होगा, यो पैट होगा, उसमें आपके नंबर आते हैं 65। तो आप मैक्सिमम मार्क्स वाले स्कोर को यूज करेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज आएंगी उसमें एंटर करने के लिए अहर्ता प्राप्त कर लेंगे इसके माध्यम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, स्कोर कार्ड बनेगा इसमें। अब कुछ लोग कहते हैं कि जब पैट के बाद भी एग्जाम ही कराना है तो आप ये कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट इतना वेस्ट क्यों करा रही है? टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पैसे का भी वेस्ट हो रहा है, मशीनरी का भी वेस्ट हो रहा है। हालांकि हम सब जानते हैं हो क्या रहा है, लेकिन इसके पीछे मंशा एक और है गवर्नमेंट की, वो है भीड़ को कम करना। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूपी पुलिस में 60,000 वैकेंसियों के लिए 60 लाख बच्चों ने पेपर दिया। तो इसी संदर्भ में सरकार ये चाहती है कि हम वैकेंसी तो 250 निकालते हैं लेकिन हमारे पास 25 लाख फॉर्म आ जाते हैं तो हम उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम अब क्या करेंगे, हम पैट का एग्जाम कराएंगे और उस पैट के एग्जाम के स्कोर के आधार पर जो हमारी नेक्स्ट ग्रेड बी और ग्रेड सी की वैकेंसी आएंगी उनमें हम कैंडिडेट्स बुलाएंगे। ठीक है, दूसरा इसका बड़ा रीजन है पारदर्शिता लाना। क्या लाना? पारदर्शिता लाना। क्योंकि करप्शन ज्यादा है, हालांकि आपको पता ही है क्या स्थिति चल रही है। तो होता क्या है, अब ये तो स्कोर कार्ड है, जो स्कोर अच्छा बना लेगा वो एग्जाम देने जाएगा। जो करप्शन करने वाले लोग हैं, करप्शन वाली मानसिकता से बैठे रहते हैं, हालांकि यहां भी आ जाएंगे वो, लेकिन कहीं ना कहीं हद तक उस चीज पर क्या होता है, कमी आती है। दूसरा, जब कम स्टूडेंट होंगे तो उनमें उनको मतलब उनका एग्जाम कंडक्ट कराना, उनकी कॉपी चेक करना, उनका सिलेक्शन करना थोड़ा आसान हो जाता है और ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। दूसरा, इससे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स आ जाते हैं उनको भी रोका जाता है। अब कहेंगे सर ये तो गलत है कि यूपी के बच्चे तो बिहार भी जाते हैं, राजस्थान भी जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। होता यह है कि मान लो आज पैट हो रहा है,
उनको भी जो बाहर के स्टेट वाले लोग हैं वो भी पैट दे सकते हैं, वो भी स्कोर बना सकते हैं अपना। लेकिन होता क्या है कि इसको एज ए वैकेंसी नहीं माना जाता है। लोग कहते हैं तो क्वालिफाइंग नेचर का हम नहीं जाते हैं एग्जाम देने, तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। लेकिन मैं सभी से ये कहूंगा कि जो अभी हमारी इस वीडियो को बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या दिल्ली में कहीं देख रहे हैं, तो आप ये एग्जाम फॉर्म भरिए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो ये मतलब पेपर होगा, आप इसको भरिए। इसके आधार पर आपका स्कोर कार्ड बनेगा और वो आपको फायदा करेगा आने वाली वैकेंसीज में। तो अब ये माना जाता है कि जिस स्टेट के जो हमारे सिलेक्शन करता है वो ये मानते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स की भीड़ बढ़ जाती है, उसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, ये शायद ये रीजन नहीं होगा उनका, क्योंकि कोई भी स्टेट, भारत जो एक संघ प्रवृत्ति का देश है, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये मेरा मानना है कि शायद ये भी एक रीजन रहा हो कि बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स की जो भीड़ आती है उसको रोका जा सके, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं उनमें अपने ही स्टेट के लोगों को वैकेंसी दी जाए, मतलब जॉब्स दी जाए। दूसरा है सिलेक्शन प्रक्रिया को फास्ट कर देना। इसका एक और मकसद है कि जो सिलेक्शन प्रक्रियाएं मंदी होती हैं, जो धीमी होती हैं हमारे यहाँ, उनको तेजी उनमें तेजी लाई जा सके। ठीक है, क्योंकि अगर 60 लाख बच्चे किसी एग्जाम को दे रहे हैं, उनका एग्जाम कंडक्ट कराना और एक तरफ 60,000 बच्चों का या 6 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराना, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो फास्ट सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे, पैट जो है वो एक तरीके का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या हम कह सकते हैं एक क्वालिफाइंग नेचर का टेस्ट है। ठीक है, इसमें एक आपका स्कोर कार्ड बनेगा, वो स्कोर कार्ड लगभग 3 वर्ष तक वैलिड रहेगा। ठीक है, और यदि आप दो से अधिक पैट देते हैं तो उसमें वैलिड जो आपका स्कोर है वो मैक्सिमम वाला रहेगा। ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th आपकी जो अर्हता है, परीक्षा है, आप 10th पास होने चाहिए सिर्फ, और आपकी जो एज है वो 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों है? भीड़ को कम करना, पारदर्शिता लाना, अदर स्टेट के जो कैंडिडेट आते हैं उनको थोड़ा सा बैरियर लगाना उन पर, और सिलेक्शन प्रोसेस को फास्ट करना। अब आप कहेंगे कि अब आप ये कहेंगे कि आपने ये तो प्रक्रिया कर दी है, ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ये तो समझा दिया कि क्या है, अर्हता क्या है, आवश्यकता क्यों है, लेकिन इसमें जॉब्स कौन कौन सी आएंगी उसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो फोकस होता है यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के अंतर्गत ये जो पैट एग्जाम हो रहा है, इसमें जो जॉब्स पे जो फोकस है वो यूपी गवर्नमेंट की जो ग्रेड बी और ग्रेड सी की जो जॉब्स हैं उन पे फोकस होता है। और इनमें कौन कौन से पद हैं जिन पर बात की जाती है, तो सबसे बड़ा पॉपुलर जो पद है वो ये है बेटा, लेखपाल का। लेखपाल की भर्ती मुझे लगता है कि डायरेक्ट जो भर्ती हुई थी वो 2016 में पेपर हुआ था, शायद 2015 या 16 में। उसके बाद संभवतः मुश्किल है कि डायरेक्टली पेपर हुआ हो। बाकी जो पेपर अभी हुआ है ये पैट के माध्यम से ही हो रहा है, कि पैट के स्कोर पर। यह भी ध्यान रखना है, केवल ऐसा नहीं है कि आपने पैट का स्कोर पा लिया तो आप एलिजिबल हो जाओगे, नहीं, एक और कंडीशन है जिसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें पहला पद है पटवारी का, लेखपाल का, या इसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं हम। जैसे आपने सुना होगा कलेक्टर साहब होते हैं जिले में, जिन्हें कलेक्टर बोलते हैं। कलेक्टर मतलब, कलेक्टर एक शब्द है जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। ये पहली बार जो जिले का जो अधिकारी है, इसका जो पद बना था वो बना ही कलेक्टर के लिए था। कलेक्टर मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करना, और रेवेन्यू कलेक्ट करने की श्रृंखला में
ये रेवेन्यू ऑफिसर जो होता है सबसे नीचे वाले पायदान पर होता है। ये एक तरीके का आप ऐसे समझ सकते हैं, ये पुलिस विभाग में जैसे आपने ऐसा ही सुना होगा, ऐसे ही इनका भी पद होता है। ठीक है, आगे होता है इसमें विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर और विलेज पंचायत ऑफिसर। ये दोनों भी वैकेंसी पेट के माध्यम से ही आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, बड़े स्तर पर वैकेंसी आती है। स्टेनो, जो बच्चे स्टेनोग्राफी करे होते हैं उनके लिए जो पद आता है उनके लिए भी पेट की आवश्यकता है, ध्यान रखना। जो टाइपिस्ट होते हैं, जो शॉर्ट हैंड बच्चे तैयार कर लेते हैं शॉर्ट हैंड, उनके लिए भी पेट की आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखना। सहायक, हर विभाग में सहायक बनते हैं, सहायकों की आवश्यकता होती है। जैसे मल्टीटास्किंग जॉब्स होती हैं कुछ, जैसे एमटीएस सुना होगा, आजकल चपरासी का पद नहीं आता है, सहायक का पद आता है। ठीक है, तो ये अनेक अनेक डिपार्टमेंटों में आवश्यकता होती है, तो इसके लिए भी पेट की आवश्यकता है। मेडिकल टेक्नीशियन में भी इनकी आवश्यकता होती है। मेडिकल टेक्नीशियन में भी याद रखना है कि मेडिकल टेक्नीशियन जैसे एक्सरे हो गया या दूसरे विभागों में जो मशीन से उन पे जो टेक्नीशियंस आते हैं या सहायक आते हैं, उनके लिए भी पेट के माध्यम से ही भर्तियां होंगी। दूसरा एक बड़ा अच्छा पद है ये वन रक्षक। ठीक है, वन रक्षक की भर्ती होती है। इसकी आहर्ता 10th 12th या ग्रेजुएशन के स्तर पर हो सकती है, अलग अलग, क्योंकि इसमें अलग अलग कैटेगरी के पद हैं। तो इसके लिए भी हमें पेट के स्कोर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपने देख लिया होगा कि पेट एग्जाम में जो जॉब फोकस है वो ग्रेड बी और ग्रेड सी। ठीक है, और इसमें जो पद आते हैं वो लेखपाल का, वीडियो का, वीपीओ का, स्टेनो का, सहायक का और मेडिकल एवं वन रक्षक। ठीक है, अब इसमें कुछ जानकारियां हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसके लिए मैं, वो तो सबको पता लग जाएगा कि 14 मई से लेकर 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा और फीस लगभग 190 रुपए के आसपास है जनरल और ओबीसी की। देख लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है वो। ठीक है, और 95 रुपीज SC ST के लिए रखी गई है और 25 रुपए अन्य जो कैटेगरी में लोग आते हैं, जैसे जो हमारे दिव्यांग जन हैं या ऐसी स्थिति में हैं, उनके लिए 25 रुपए की फीस रखी गई है। वो आप नोटिफिकेशन में सिंपल जानकारी है, लेकिन एक जानकारी यहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार जब हम कॉलेज में एग्जामिनेशन फॉर्म साइन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का फोटो मैंने देखा कि वो क्या करते हैं बच्चे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आईफोन का जमाना है, तो सबको हीरो हीरोइंस बनना है, मॉडल्स बनना है, तो उन्हें ये भी नहीं पता है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में फॉर्म भरते हुए हमें फोटो कैसे खिंचाना चाहिए। सिर्फ सिख समुदाय को छोड़कर भारत में आपका सर साफ दिखना चाहिए। ठीक है, आपका चेहरा स्पष्ट होना चाहिए। सिख समुदाय के लिए पगड़ी है, सिर्फ अलाउड है। दूसरा, आपका जो फेस है वो कहीं पर भी ऐसा ना हो कि साफ ना आ रहा हो, ब्लर आ रही हो या ऐसा नहीं आ रहा हो। ठीक है, दूसरा, दोनों कान आपके दिखने चाहिए। जब फोटो खिंचाएं या फोटो बनाएं तो सीधा साफ, एकदम सीधा, मतलब कैमरे की तरफ देखते हुए फोटो आना चाहिए। दोनों कान आपके दिखने चाहिए, ऐसे नहीं है कि ऐसे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, या बाल इधर को डाले हुए हैं या चश्मे लगाए हुए हैं, वो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर कार्ड भी आता है, सिलेक्शन भी हो जाएगा, तो भी आपकी स्थिति खराब है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, प्रूव करने में आपको दिक्कत आ जाएगी, तुम ही हो। क्योंकि अगर फोटो ऐसे खिंचा लिया, कान ऐसे खिंचा लिया, कान दिख ही नहीं रहा, वो कहेगा तुम्हारे कान है ही नहीं फोटो में, तो कान को कटा के आइए। ठीक है, दूसरा, चश्मा अगर आप लगाते हैं, कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उनके डार्क चश्मे लगाए होते हैं, तो उनको फोटो जो खिंचाना है वो चश्मे उतार के खिंचाना, आंखें दिखनी चाहिए, या फिर चश्मा ऐसा हो जिसमें आंखें साफ दिख रही हो बिल्कुल आपकी। ठीक है, आगे 6 महीने पुराना लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड की तरह आपका कक्षा 8 का फोटो है और अभी आके बीएससी में आके उसी को अपना रेल लें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फोटो आपका करंटली होना चाहिए। जैसे शादी ब्याह के लिए फोटो जाता है ना,
ताजा ताजा खिंचा हुआ। ठीक है, तो ये मुख्य जानकारी है और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, इस चीज को नोट रखें आगे भी। ये इसी एग्जाम में नहीं, किसी भी एग्जाम में, आप कांस्टेबल का एग्जाम भरें, एसआई का भरें, यूपीएससी का फॉर्म भरें, कोई भी फॉर्म भर रहे हैं, आपका फोटो स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है, ज्यादा वो फोटो हम लगा देते हैं, सोशल मीडिया से उठाया, तुरंत खींचा, तुरंत लगा दिया, तो हमें ये ध्यान रखना हमारे ये शोल्डर और हमारे ये 2 कान साफ नजर आने चाहिए सामने की तरफ। ठीक है, ऐसे नहीं कि टेढ़े खड़े हैं या ऐसे खड़े स्टाइल में खड़े, नहीं, वो रिजेक्ट कर देगा आपको। तो ये किसी भी एग्जाम में, कोई आप कॉलेज फॉर्म भर रहे हैं, यूनिवर्सिटी फॉर्म भर रहे हैं और कोई कंपटीशन का एग्जाम का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उन सब में ये फोटो की स्थिति ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब जैसे ही फॉर्म आ जाएगा 14 तारीख के बाद, हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो हम क्लासेस स्टार्ट किए हैं हमने, उनमें एक कॉमन हमने सिलेबस बनाया है जिसमें इनका भी सिलेबस बहुत हद तक आ जाएगा। तो आप हमारी जो वीडियो वॉच करेंगे उसमें पैट के लिए या कांस्टेबल जो अभी आने वाला दिल्ली पुलिस का, या एसआई के लिए आपको बहुत हद तक बेनिफिट प्राप्त होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी चीजें हम ही पढ़ा देंगे, नहीं, वो आपको भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। हम सिर्फ दिशा दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस, रिवीजन और नोट्स क्रिएट करना वो आपकी जिम्मेदारी है। नहीं तो अन्यथा की स्थिति में आप कहीं से भी पढ़ते रहें, वो चीजें नहीं होंगी। और ऐसी जो हमारी जो अभी हमने उद्देश्य बनाया है, वो उन लोगों को भी शामिल करना है जो गांव में, दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए लोग हैं, जो गरीब वंचित परिवार से हैं, या किसी भी मतलब स्टेटस में हैं वो लोग, जैसे कोचिंग नहीं जा सकते हैं, या कोचिंग करने के लिए आपके पास फाइनेंशियली दिक्कत है, या आप किसी कंडीशंस में, आप सारी चीजों में सक्षम हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आपकी कुछ मजबूरियां हैं, तो हम इतना सरल कर देंगे इस प्रक्रिया को, सिलेक्शन प्रोसेस को, कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को मतलब अंत करता हूं इसका, और आपसे ये अनुग्रह और निवेदन करता हूं कि आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। हमारे डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हुए हैं, तो आप उन लिंक्स पे जाएंगे तो हमसे डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी को व्यक्तिगत कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, कोई मानसिक स्थिति में, या कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं आप, या कोई सामाजिक समस्या, तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्विटर का भी लिंक है, इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक का भी है और व्हाट्सएप का भी लिंक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।